नमस्कार। कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह साल के पहले दिन की पहली किरण से पहले भी दो अज्ञात व्यक्तियों की लाश मिली और फिर इस गैंग का पीछा होना शुरू हुआ और इस गैंग का सफाया 6 साल बाद हो पाया और तब तक इस गैंग के खाते में 250 से ज़्यादा हत्याएं अंकित हो चुकी थीं। सलीम चिकवा के इस गैंग ने पूरे उत्तर भारत में तबाही मचा रखी थी। इनको पकड़ना, इनको घेरना, इनके बारे में पता करना बड़ा दुरूह हो गया था, बड़ा मुश्किल हो गया था। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि अगर टीम के पास इंफॉर्मेशन हो, डेडिकेटेड लोगों की टीम हो, जज्बा हो और राकेश वर्मा जैसे पैरवी करने वाले हों, पैरोकार हों, जिनके भाई की हत्या खरखौंदा मेरठ में सलीम गैंग के लोगों ने लूट के बाद कर दी थी। कल के इस एपिसोड के बाद बहुत से लोगों ने कमेंट किया और एक पीड़ित ने भी कमेंट किया जो घटना उसके साथ अलीगढ़ में बन्ना देवी से हाथरस जाते समय हुई थी। मेरा पर्पस भी यही था, जो मैं तिथिवार और समय, जो उसका समय था, घटना का समय जो इन लोगों ने अपने इंट्रोगेशन में बताया था, मेरा पर्पस भी यही था कि हो सकता है बहुत से लोगों को ये अब तक न पता हो कि उनके परिजनों के साथ या उनके खुद के साथ जो घटना हुई है, इसके एक्चुअल मुल्जिमान कौन हैं और अभी तक उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई हुई। इसी पर्पस से मैंने घटनाओं का विस्तृत ब्यौरा आप लोगों को बताया था। वैसे तो बाराबंकी बहुत शांत ज़िला है। क्राइम के दृष्टिकोण से अगर देखें तो बहुत ज़्यादा इंटेंस क्राइम नहीं है, ऑर्गेनाइज क्राइम भी बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन जिस चीज़ के लिए ये बहुत ही कुख्यात है, विख्यात है और पूरे देश में विख्यात है, वो है अफ़ीम। अफ़ीम और उसके डेरिवेटिव्स, चाहे वो ओपियम हस्क हो, डोडा पोस्ता हो, अफ़ीम हो और चरस हो और स्मैक हो, हेरोइन हो, इसके बहुत ढेर सारे नाम हैं। और जो कॉमन चीज़ इसमें है कि हर एक नाम या हर एक डेरिवेटिव जो इसका बिकता है, उसके किक के हिसाब से, किक जो यूज़र्स हैं, जो इसको यूज़ करने वाले हैं, जो इसके आदी हो गए हैं, जो इसके लती हो गए हैं, वो किक की बात करते हैं कि साहब किस डेरिवेटिव का किक कितना है जिसकी वजह से वो इसके लती हो गए हैं, जो इसके एडिक्ट हो गए हैं। कोई दिन ऐसा नहीं था जब इसके बारे में कहीं से पूछताछ न होती हो और ये हमेशा से 1820 से ये कुख्यात है। बाराबंकी अफ़ीम की खेती, अफ़ीम के डेरिवेटिव्स के लिए। तब से यहाँ पर एक, जैसे कहते हैं, गढ़ बन गया है। समय समय पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, हम लोगों की STF, जिला पुलिस या दूसरी और जगहों की जो पुलिस है, वो समय समय पर इनके विरुद्ध कार्रवाई करती रही। लेकिन जो इनके कमाई का जो मार्जिन है, जो इसमें प्रॉफिट है, वो इतना ज़्यादा है कि 2 साल 3 साल धंधा करने के बाद फिर इनका पैसे से पेट भर जाता है और जो तबाह होते हैं इसके इस्तेमाल करने वाले, उसका इनसे कोई मतलब नहीं होता। अगर आप जो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है उसको संकलित करें पिछले 10 सालों में, तो क्विंटल के हिसाब से पेपर्स आपको मिलेंगे कि इनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की गई। लेकिन ये कभी बंद नहीं हुआ। तमाम जगहों की पुलिस, महीने में कोई ऐसा महीना नहीं है जिसमें किसी न किसी स्टेट की पुलिस, खासकर मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मणिपुर और राजस्थान और दिल्ली की पुलिस यहाँ पर किसी न किसी को अपने क्षेत्र में गिरफ़्तार करके और फिर वहाँ से पता लगता था सब कहाँ से ले आए हैं, तो बाराबंकी से ले आए हैं, और इस तरह की बातें लेके आते थे कि सब गिरफ़्तारी हो जाए, कार्टेल का पता लगे। मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूँ और इस बात में बिल्कुल दम है कि बिना स्थानीय पुलिस के, बिना स्थानीय पुलिस की मदद के, या बिना मदद भी कहना ठीक नहीं है, बिना स्थानीय पुलिस की जानकारी के इतना बड़ा रैकेट
इतना बड़ा कार्टेल कहीं नहीं चल सकता। स्थानीय पुलिस में किसी भी स्तर का अधिकारी कर्मचारी हो सकता है वो सिपाही हो सकता है वो सब इंस्पेक्टर हो सकता है वो और उसके नीचे का आदमी हो, लेकिन बिना इस जानकारी के कि यहाँ पर कहाँ ये तैयार किया जा रहा है या किस किसान ने जो कौन से लाइसेंसी ऐसा है जिसने ऑफिशियली उसको बेचने में बचा लिया है, कट कर लिया है और उसको तस्करों को बेच दिया है। एक घटना हुई इसी बीच में, ये एक बेल्ट है बाराबंकी में जिसको ओपीएम बेल्ट कहते हैं, जिसको ड्रग्स की बेल्ट कहते हैं, और टेक्निकल टर्म में, पुलिस की टर्म में एनडीपीएस जो एक्ट है वो नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक ड्रग्स सब्सटेंसेस एक्ट जो है, जिसमें ये कवर होता है जितने ये नशे की वस्तुएं हैं, चाहे वो इस तरह के नेचुरल प्रोडक्ट हों, चाहे वो आर्टिफिशियल प्रोडक्ट हों, डाइज़ापाम या तमाम और डेरिवेटिव में बहुत ढेर सारी दवाइयाँ इस सिलसिले में बनती हैं, तो वो इसी एक्ट में कवर होते हैं। तो इसको एनडीपीएस बेल्ट भी कहते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा विख्यात है जो थाना क्षेत्र, वो है सफदरगंज कहते हैं इसको। सफदरगंज है, सथरिक है, कोठी है और जैतपुर है। मसौली भी एक थाना है जिसका थोड़ा सा पार्ट इस सिलसिले में बहुत कुख्यात है। सफदरजंग और जैतपुर जाने के लिए मुख्य मार्ग से एक थाने को जाने के लिए बाईं तरफ और एक दूसरे थाने में जाने के लिए दाहिनी तरफ को जाना होता है। इन दोनों थाना क्षेत्रों के आसपास बड़े बड़े बगीचे हैं आम के। ऐसे ही मैं एक दिन अपने ड्राइवर और गनर के साथ किसी मौके की विज़िट के लिए मसौली होके आगे की तरफ जा रहा था। ईंट भट्टे पे कोई घटना हुई थी, मुझे एग्जैक्ट उसकी तारीख और जगह ध्यान नहीं है, लेकिन मैं मसौली रोड पे ही जा रहा था। मसौली रोड पे, मसौली थाने से थोड़ा पहले बाएं हाथ की तरफ एक बहुत बड़ा बाग है, और बाग मशहूर है। एक सिंदूरिया करके आम होता है जो छोटा छोटा आम होता है, और उसके ऊपर पकने के बाद वो गुलाबी और लाल रंग का हो जाता है। और उसी के बगल में एक और बहुत बड़ी बाग है जिसको हुस्नारा आम की बाग कहते हैं। वैसा आम मैंने वहाँ के सिवा और कहीं नहीं देखा। वो भी आम बहुत बड़ा नहीं होता, मीडियम साइज़ का होता है, बहुत छोटा भी नहीं होता। वो भी पकने पर, यानी जब वो पेड़ में ही पकता है तो सुर्ख लाल हो जाता है वो ऊपर से, और टेस्ट भी उसका अच्छा होता है। तो ऐसे ही जो हुस्नारा जो आम था उसके बाग में बिल्कुल सड़क से सटाई हुआ है, वहाँ दो बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। एक जो आम की तरफ पगडंडी जाती है उस पर, और एक थोड़ा सा बाग के भीतर। मेरी निगाह पड़ी उस समय, मुझे ब्रांड उसका मेक याद नहीं है गाड़ी का, लेकिन मर्सिडीज़ टाइप की बड़ी लग्जरी गाड़ी, लंबी गाड़ी खड़ी हुई थी। मैंने अपने गनर से पूछा कि ये क्या आम के मालिक लोग हैं? बोले नहीं साहब, ये मालिक तो नहीं है, मालिक इनके फ़लाँ फ़लाँ जगह रहते हैं। चूँकि वो मशहूर बाग है इसलिए लोग जानते हैं। तो मैंने कहा ये कौन है? उसी में जो गाड़ी कच्चे रास्ते पे खड़ी हुई थी उसमें से दो आदमी बाहर निकल के खड़े हुए थे, और बाग के भीतर दो महिलाएं किसी लड़के से बात कर रही थी। थोड़ा सा अजीब लगा उस बैकग्राउंड में, और गांव के उस परिवेश में बात समझ में कम आई। आम का सीज़न नहीं था वो, हमारे ख्याल से जहाँ तक मुझे ध्यान है जाड़ों का सीज़न था वो। तो मैंने उनको रोकने के लिए कहा। जो सज्जन गाड़ी से उतर के खड़े हुए थे मैंने उनको बुलाया, भागते हुए आए। मैंने कहा भाई आप लोग यहाँ कैसे खड़े हैं? शाम का समय था। मैंने कहा आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ कोई आपके साथ दुर्घटना हो जाएगी। तो उसने बताया कि साहब मैडम और उनकी बेटी आई हुई है, भैया इसी बाग में रहते हैं। हमने कहा कौन भैया? बोले उनके बेटे। मेरा कौतूहलवश मैं उतर गया और मैं उन्हीं के साथ वहाँ बाग तक गया। बाग में उस आम के पेड़ के नीचे एक लड़का जीन्स टी शर्ट पहने हुए, बहुत बड़े बड़े बाल बिखरे हुए, आँखें बड़ी बड़ी सूजी हुई, और बिना जूते चप्पल के
वो वहाँ पड़ा हुआ था पास में, उसके 2-3 डिस्पोजेबल गिलास और खाए हुए जो खाना खाए हुए जो डिस्पोजेबल पत्ते होते हैं, जो तश्तरी होती है, वो वहाँ फेंके हुए थे। पानी की बोतल 1-2 वहाँ पर बिस्लेरी की पड़ी हुई थी। जो माँ थीं, जो थोड़ा एल्डर लेडी थीं, वो फपक के रो रही थीं और साथ में जो बच्ची थी वो भी बहुत, हमारे ख्याल से 14 साल की रही होगी, वो भी रो रही थी। मेरा और माथा ठनका, मुझे ये लगा कि शायद पता नहीं कोई क्राइम तो नहीं हो गया है। खैर, वो जैसे ही उन्होंने देखा मैं वर्दी में था, हमारे गनर मेरे साथ थे, ड्राइवर पीछे उसने गाड़ी खड़ी कर दी थी, जो गाड़ी पगडंडी पे खड़ी हुई थी उसी के पास। वो एकदम से चौंकी और मैंने पूछा, आप कैसे, क्या दिक्कत है आपको, क्या वजह है, कैसे आप यहाँ पे खड़ी हुई हैं? तो एकदम से वो बेचारी घबरा सी गई। उन्होंने कहा कि सर मैं क्या बताऊँ आपको, मैं क्यों यहाँ खड़ी हूँ। उन्होंने बताया ये मेरा बेटा है, इसकी उम्र कोई 18-19 साल है। ये फैमिली लखनऊ की थी, आलमबाग के रहने वाले हैं, पुराने रईस लोग हैं, जैसा बाद में डिटेल पूछने पर उन्होंने बताया। उन्होंने कहा साहब मेरा ये लड़का ड्रग एडिक्ट हो गया। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि इसकी आदत छूट जाए, लेकिन जब तक हमें पता लगता कि ये ड्रग एडिक्ट हो गया है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने कहा आपको कैसे पता लगा? बोले वैसे तो जो कुछ भी ये मांगता था वो हम इसको दे दिया करते थे। लखनऊ के एक बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज में वो स्टूडेंट था, 12th वहाँ से पास किया था और लखनऊ यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन घर वालों ने करा दिया था, लेकिन हमें नहीं लगता कि कभी वो प्रॉपर या रेगुलर क्लासेस अटेंड कर पाया हो। उन्होंने कहा कि साहब जब घर में सामान गायब होने लगा, पर्स में से पैसे गायब होने लगे, घड़ियाँ गायब होने लगी, तो नेचुरल है नौकरों पे शक जाता था, जो काम करने आते थे लोग उन पे शक जाता था, पूछताछ की जाने लगी, बहुतों को निकाल भी दिया गया। लेकिन फिर जब ज़्यादा सतर्कता बढ़ाई गई तो ये पता लगा कि ये लड़का ही ले जाता है। ये कॉज ऑफ कंसर्न था, परेशान होने के लिए कारण था, परेशानी का सबब था। फिर इन लोगों ने पीछा करना शुरू किया तो ये पता लगा कि वहाँ से ये अमीनाबाद की तरफ कहीं अपनी कार लेके जाता है। अमीनाबाद में पहले ही पार्क, जो अमीनाबाद का पार्क है बड़ा, झंडे वाला पार्क, उससे बाहर की तरफ कहीं गाड़ी खड़ी कर देता है और गलियों में कहीं जाके वो स्मैक खरीद के लाता है। इनकी माँ ने और इनके पिता ने उसे रंगे हाथ ये स्मैक की पुड़िया लिए हुए पकड़ा, घर ले गए और फिर घंटे 2 घंटे बाद जो क्रैम्प कहते हैं, मतलब जो नशा करने वालों की जब उसे समय पर नशा नहीं मिलता है तो उनके अंदर एक तड़प सी होने लगती है, एक हुक सी उठने लगती है, एक जैसे वो कहते हैं शरीर में अकड़न पैदा हो जाती है, तरह तरह की आवाज़ें निकलने लगती हैं और मुंह से सफ़ेद झाग जैसा वो निकलने लगता है। ये बहुत ही टिपिकल है। अगर किसी स्मैकिया जिनको कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, लोकल पार्लेंस जिसको स्मैकिया की तरह ट्रीट करता है, उसके ये लक्षण होते हैं। खैर वो पुड़िया उन्होंने पकड़ ली थी, अपने पास रखी थी और वो ऑलमोस्ट भीख मांग रहा था कि इसे हमें दे दीजिए, नहीं मैं मर जाऊंगा। माँ की ममता थी, खैर उसने दे दिया और उसी के सामने उसने उसे एक सिगरेट की एल्युमिनियम का जो फॉयल होता है सिगरेट के पैकेट के भीतर, जो सिगरेट जिसमें रैप किया जाता है, चमकीला पन्नी जैसी होती है, उसको एल्युमिनियम फॉयल कहते हैं। एल्युमिनियम फॉयल के ऊपर उस स्मैक को रख के नीचे से उसमें माचिस की तीली से उसको गर्म किया जाता है। वो तवे की तरह इस्तेमाल होता है और उसके जो फ्यूम्स निकलते हैं उसको कभी सीधे नाक से या कभी सिगरेट के माध्यम से उसको इनहेल करते हैं। थोड़ी देर में जब उसने ये नशा किया वो नॉर्मल हो गया। इन लोगों ने पूछा ऐसा कब से कर रहे हो? उसने फिर पूरी बात सही सही बताई कि ऐसे ऐसे था, उनका फलाना दोस्त था, स्कूल में ही वो कभी कभी ले आता था और इससे जो किक मिलता है, ये जो वर्ड इस्तेमाल करते थे किक, ये बहुत ख़तरनाक वर्ड था। जो किक मिलता है उसकी वजह से बार बार इसको पीने की इच्छा होती है और पीने के बाद ये सब होता है। बातचीत के दरमियान माँ बेटी दोनों रोती रहीं।
बताया कि बहुत अच्छा लड़का था। और फिर जब लोगों ने बताया और हम लोगों ने भी कोशिश की कि भाई 1 दिन रोका जाए, 2 दिन रोका जाए, 3 दिन रोका जाए, तो 1 दिन ये घर से भाग गया। घर से भागने के बाद इसे चूँकि प्रभावशाली लोग थे, इन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अमीनाबाद की उन गलियों में जहाँ ये जाता था लेने के लिए, वहाँ भी कहलवाया, लोकल पुलिस से भी संपर्क किया, रेड हुई, कुछ दिन के लिए वहाँ बिकना बंद हो गया। चूँकि ये बहुत ज़्यादा वैसा खुराफाती टाइप का कह लें या बहुत क्रिमिनल मेंटलिटी का नहीं था, या बहुत ज़्यादा संपर्क इसका नहीं रह गया था नशे के कारण, तो बाकी जगह ये ढूंढ नहीं पाया। लेकिन धीरे धीरे पूछते पूछते ये बाराबंकी पहुंच गया। बाराबंकी में भी जो नशे के आदी होते हैं उनसे उनकी पहचान हो जाती है आपस में, और किसी ने इसको मसौली बताया था कि हम जो माल ले आते हैं वो मसौली से ले आते हैं। वहाँ ये धीरे धीरे वहाँ इसको जो पैसा ले आता था वो वहीं से माल कहीं आसपास से ख़रीद के, और इस डर से कि 2 दिन 3 दिन हो गए हैं, हम घर जाएंगे तो हमारे साथ माँ बाप मेरी पिटाई करेंगे, नाराज़ होंगे, इसलिए वो वहाँ से घर नहीं गया। नशे की ये बहुत ख़राब बात ये है कि इसमें भूख प्यास या इस तरह का नहीं, अपनी दुनिया होती है नशेड़ी की। एक बार वो नशा करने के बाद वो उसी दुनिया में गुम होता है और उसी दुनिया में खुश रहने लगता है। शरीर की क्या हालत हो रही है इसका उसको बिल्कुल पता नहीं होता। हमने पूछा कि लखनऊ में ही सिर्फ एक ही डी एडिक्शन सेंटर वहाँ पे था, नूर मंजिल, जो कैसरबाग में था। मैंने कहा आपको नूर मंजिल में? बोले साहब वहाँ भी ट्राई किया, लेकिन सब जगह लोग मिल जाते हैं, पैसा भी इसको थोड़ा बहुत मिल जाता है। चूँकि नाम का इस्तेमाल जैसे ही करते हैं घर वालों के, माँ बाप का, वैसे ही इनको कोई ना कोई पैसा दे देता है और इसे हर दूसरे तीसरे दिन इतना पैसा मिल जाता है कि ये 2-3 दिन के इसके नशे का इंतज़ाम हो जाता है। फिर ये किसी तरह से गिरते पड़ते फिर घर पहुंचता है। और अब तो हम लोगों को बहुत शर्म आने लगी है, ना नहाता है ना कपड़ा चेंज करता है। लेकिन माँ हूँ, जब मुझे पता लगा, दूसरे सोसाइटी में बदनामी बहुत होती है, हम किस किस को जवाब दें कि मेरा बेटा नशेड़ी हो गया है। और मैं अब यहाँ ऑलमोस्ट रोज़ मैं अकेले या अपनी बेटी को साथ लेके इसे खाने का सामान ले आती हूँ। मुझे अंदाज़ है कि शाम के समय, ये दिन में किसी समय ये ले लेता है ड्रग, और शाम के समय जब वो थोड़ा सा होश में आता है तो इसे मैं घर से खाना बना के लाती हूँ और अपने हाथ से खिलाती हूँ। साथ ही साथ ये इसको और कोई ये कोई दूसरा गलत काम न करने लगे, इसे उस पुड़िया का पैसा भी दे देती हूँ ताकि वो जहाँ कहीं से भी लेता है वो ले ले। मैंने उनसे कहा कि आपने यहाँ लोकल पुलिस को, मसौली थाने को बताया कि वो आखिर यहाँ किससे लेता है? बोले साहब सब करके हार गए हैं, लेकिन एक को पकड़वा देंगे, दूसरा तैयार है बेचने के लिए, वो पकड़ जाएगा, तीसरा तैयार है बेचने के लिए। माँ का वो दर्द देखकर मैं बहुत परेशान हुआ और फिर मैंने इसकी इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे शुरू की। कई बड़े गैंग पकड़े गए, उनका चालान किया गया। बाहर की पुलिस जब भी आती थी तो सामान्य रूप से लोकल पुलिस चूँकि उसकी जानकारी में होता था, वो उनको टालते थे कि साहब गए थे, मिला नहीं। अकेले बाहर की पुलिस इन लोगों के यहाँ रेड भी नहीं करती थी, क्योंकि ये बड़े अपराधी, बड़े माफिया थे। रेड होने पर ये उनके साथ मारपीट कर लेते थे जब तक लोकल पुलिस साथ न हो। पुलिस के टाल मटोल की जो ये रवैया था, इससे भी मैं बहुत दुखी हुआ। और फिर इन लोगों के साथ सामान्य रूप से किसी सर्किल अफसर को, और कभी कभी तो मैं स्वयं भी रेड में गया और इनके खिलाफ़ कार्रवाई शुरू हुई। इसी कार्रवाई के दरमियान ये पता किया गया कि आखिर ऐसा क्या है जिसके लिए बाराबंकी इतना मशहूर है। ऐसा क्या है कि यहाँ इतनी दूर दूर से पुलिस आ रही है और हर जगह उसको पता लगता है कि मैं बाराबंकी से ये माल लेके आ रहा हूँ। उसको माल कहते हैं, जो भी डेरिवेटिव ओपीएम का इनको मिलता है उसे माल कहते हैं। तो उसके पीछे जो कारण पता लगा वो ये पता लगा कि जो इसको लाइसेंस, सरकारी लाइसेंस मिलता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की सुरक्षा में या उनकी निगरानी में, वो उतने में जितना वो ओपीएम उगा लेते हैं और ओपीएम के पॉपी में कट लगा के जितना ओपीएम उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं वो उसको सरकारी बेचते हैं। लेकिन वहीं सब खेल शुरू होता है। उस समय 2004 में जो बीघा है, कच्चा बीघा, 7-8 बिस्वे का जो कच्चा बीघा होता है, उसमें से अच्छा किसान अगर उसकी बहुत अच्छे से रखवाली करे तो करीब करीब 5 kg एक बीघे में वो ओपीएम एक्सट्रैक्ट कर लेता है, क्रूड ओपीएम।
और जब वो जमा करता है इसे ले जाके सेंटर पे, सरकारी सेंटर पे, तो 400 से 500 रुपये पर केजी के हिसाब से उसे पैसा भुगतान किया जाता है उस लाइसेंसी को, उस किसान को। अगर किसी के पास 5 बीघे का लाइसेंस है तो ये करीबन 20-22 केजी जो एक्सपेक्टेड है कि आप इतना करेंगे ही, इतना पैदा करेंगे ही करेंगे, वो किसान सरकारी सेंटर पे जमा कर लेता है और 400 या 500 रुपये के हिसाब से उसको भुगतान कर दिया जाता है। तो ये आप ये समझ लें 10,000 रुपये या 15,000 रुपये उसको एक फसल में मिल जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। जबकि अगर ये वही उसमें से बचा के जो सरकारी ख़रीद में जो वो दे रहा है क्रूड ओपियम, उसमें किसी चीज़ की मिलावट करके उसका वेट बढ़ा के उसको दे देता है और 1 किलो उसे क्रूड ओपियम अपने पास के लिए मिल जाता है, तो वो 1 किलो ओपियम वो स्मगलर को जब बेचता है तो उसके करीब 40,000 रुपये मिलते हैं। करीब 100 गुने का डिफरेंस है सरकारी ख़रीद में और जो स्मगलर उससे ख़रीदता है उसमें। तो आप इससे अंदाज़ लगाएं कि वो इस लालच में कि हम कैसे, या जैसे वो बिल्कुल वहाँ मचान बना के रहते हैं, जब वो पॉपी ग्रो करते हैं तो घर के 3-4 सदस्य एक तो पहले चारों तरफ से उसमें कांटे की बाड़ लगा देते हैं कि कोई पशु ना आ जाए। अगर उसका एक भी पॉपी या 2 पॉपी नुकसान हुआ तो ये समझें कि वो 10 ग्राम या 15 ग्राम उसका नुकसान हो गया। तो वो उसकी एक चीज़ के लिए बचत के लिए उसके परेशान होता है, वहीं पर वो स्टे करता है। एक ऊंची सी वॉच टावर टाइप का कच्चा लकड़ी पर बना लेता है, उसी पर सोता है कि उसका एक भी पॉपी नुकसान न हो। उसकी कटिंग शाम को हो, सवेरे उसके लेटेक्स को एक बर्तन में इकट्ठा किया जाए और फिर उसको ले जाया जाए। यही नहीं, उस प्लांट का, पॉपी प्लांट का एक एक तिनका, एक एक पार्ट, चाहे वो तना हो, चाहे वो जड़ हो, चाहे उसका फल हो, चाहे उसमें निकलने वाले बीज हों, हर एक बहुत ऊंचे दाम पर बेचा जाता है। ये पॉपी जब उसको घटिया कहते हैं, पॉपी का घट कहते हैं, वो एक छोटे से बर्तन की तरह होता है। धरिया भी कहते हैं, धारीदार होती है। तो धरिया में जब वो पक जाता है पॉपी, तो उसमें जो दाना निकलता है वो पोस्ता दाना है। पोस्ता दाना आप जानते हैं इडेबल है और पोस्ते के दाने के बहुत ढेर सारी प्रिपरेशन है। फिर जब उसमें से दाना निकल गया, पोस्ते दाने को बेच लिया गया, तो उसका जो ऊपर का हिस्सा है, जो जिसके भीतर वो दाना मिला है, जो बीज रहा है, फ्रूट के ऊपर का हिस्सा, उसको डोडा कहते हैं, डोडा पोस्ता भी प्रतिबंधित है NDPS एक्ट में। डोडा पोस्ता जो ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर पाते इस महक में, वो डोडा पोस्ता को उबाल लेते हैं और वो उबाल कर उसको पीते हैं, जिसमें उनको नशा होता है। इसके अलावा जो उसका डंठल होता है, जो उसका स्टेम का पार्ट है या रूट का पार्ट है, उसको ओपियम हस्क कहते हैं, भूसी कहते हैं उसको भी उबाल के पानी को कंसंट्रेट करके उसको पीने से वो भी नशा करता है। तो एक प्लांट ओपियम का, पॉपी का, वो इतना ज़्यादा पैसा देता है इल्लीगली कि उसके लिए ये परेशान रहते हैं, उसके लिए तबाह रहते हैं और उसी के लिए ये सारा इधर उधर का काम करते रहते हैं। अगर किसी ने अपनी उस लाइसेंसी जो उसको लाइसेंस जितने एरिया का और जितने वेट का मिला हुआ है उससे 2 किलो बचा लिया, तो आप समझिए एक सीज़न में 80,000, ये उस समय की बात है। आज अच्छा, इसका खरीद मूल्य बराबर बदलता रहता है, समय समय पर वो बदला जाता है। तो वो आज की तारीख में वो करीब 1500 से 2000 रुपये पर केजी आज की तारीख में है, जो 2004 में 500 या 1000 रुपये था। तो ये इसके पीछे इकोनॉमिक्स है। अब इसको तैयार कैसे करते हैं जो लोकल आदमी या लोकल स्मगलर? अच्छा, पहले तो ये जो लोग ले जाते हैं वो तो अपना उसकी प्रोसेसिंग करते हैं और उसमें अलग अलग चीज़ें मिला के बेचते हैं। इसको लोकल लोग भी, ये कॉटेज इंडस्ट्री की तरह इन थानों के आसपास जैतपुर, सफदरगंज और सतरिक
और कोठी, इनके आसपास जो ये करते हैं। इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड एक केमिकल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, एसिटिक एनहाइड्राइड का। इसको स्टिक एंड स्टाइल लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, स्टिक एंड स्टाइल। ये एसिटिक एनहाइड्राइड में क्रूड ओपीएम को, जो गाढ़े भूरे रंग का होता है, इसको मिलाते हैं। जैसे ही क्रूड ओपीएम में एसिटिक एनहाइड्राइड मिलाएंगे तो अचानक बहुत ढेर सारा फ्यूम निकलता है, बहुत ढेर सारा फ्यूम निकलता है, और वो फ्यूम आँखों के लिए बड़ा ख़तरनाक होता है। तो एक तो ये है कि वो जो एक्सपर्ट होते हैं वो किस समय एसिटिक एनहाइड्राइड उसमें मिलाएंगे और कितनी देर में वो फ्यूम्स निकलेंगी, तब तक अपनी आँखों को बचा के रखना है। वो उसके बाद उसमें थोड़ा सा सोडियम मिला के और गर्म पानी मिलाते हैं। गर्म पानी की मात्रा मिलाना ये इन लोगों में जो ये तस्कर हैं, इनमें इसको कला मानते हैं कि कौन कितना गर्म पानी मिला सकता है। यानी अगर गर्म पानी की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई तो उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, और बहुत कम हो गई तो वो तीखा हो जाएगा, बहुत पंजेंट हो जाएगा, और वो उसकी क्वालिटी वो ख़राब ही हो जाएगी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा किक थोड़ी मात्रा में मिलने लगता है। फिर उसको कई घंटे तक फेंटा जाता है, गर्म पानी, सोडियम, एसिटिक एनहाइड्राइड और क्रूड ओपीएम को बड़े से बर्तन में, तसला कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, बड़े से तसले में उसको फेंटते हैं, घंटों फेंटते हैं। और फिर जब वो थोड़ा सा उसमें पानी की मात्रा कम होती है तो उसको किसी कॉटन के कपड़े में, ज़्यादातर अंगोछे में, जैसे पनीर को निकाला जाता है कि फटे हुए दूध को एक अंगोछे में भर के टांग देते हैं और उसका पानी धीरे धीरे रस के एक एक बूंद करके निकलता है, उस तरह से उसको एक अंगोछे में टांग देते हैं। और टांगने से जब उसका पानी निकल जाता है तो वो क्रूड स्मैक का फॉर्म ले लेता है। उसको वो तरह तरह से उसमें तमाम वेरिएंट और मिला के उसको और हल्का करके, मान लिया आधे केजी स्मैक में उनको 200 ग्राम, आधे केजी क्रूड ओपीएम में 200 ग्राम स्मैक बन गई, तो उसमें कुछ दूसरी चीज़ें मिला के वो उसको आप वेट ज़्यादा कर लेते हैं और उसको ज़्यादा दाम पे बेच लेते हैं। जो इस समय वर्तमान में कीमत है पिछले 5-7 सालों से, वो 1 करोड़ से 1 करोड़ 20 लाख या 1.25 करोड़ के आसपास पर केजी के हिसाब से ये स्मैक या हेरोइन की कीमत इस समय इंटरनेशनल मार्केट में है। ऐसा नहीं कि सरकारी तंत्र ने इस पर कार्रवाई नहीं की, बहुत कार्रवाई की गई, बहुत बंद हुए, बड़े बड़े तस्कर बंद किए गए, लेकिन ये पूरे सिस्टम में ये समा गए हैं और बहुत दिन तक इनको कंटेन कर पाना या जेल में रख पाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। ये जल्दी इनको बेल मिल जाती है। बीच में जब बहुत ज़्यादा हल्ला हुआ और बहुत से लोग इससे परेशान हुए, नशे का ये कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो इसको कंटेन किया गया, लाइसेंस कुछ दिन के लिए बंद किए गए। हालांकि जो इसका ऑफिशियल प्रोडक्शन, जो ओपीएम फैक्ट्री गाजीपुर में और दूसरी ओपीएम फैक्ट्री मंदसौर में, नीमच में कहीं पर है, 2 ही हैं देश में, तो वहाँ से जो ये परिष्कृत होकर निकाला जाता है वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज इसको ले जाती हैं। बहुत ढेर सारी दवाओं में ये इस्तेमाल होता है। फिर कोर्ट कचहरी लोग गए और धीरे धीरे करके फिर इसका काम, फिर से लाइसेंसिंग इसकी शुरू हुई। और बीच में जब ये बहुत बंद था तो फिर लोकल जो स्मगलर्स हैं इन पे दबाव पड़ने लगा। जो ले जाने वाले हैं वो ले जाते हैं, पकड़े जाते हैं, अपने कंसर्निंग स्टेट में बंद होते हैं, पुलिस वहाँ से आती है। लेकिन यहाँ सिर्फ नाम के कि फ़लाँ नाम का आदमी हमको उसने फ़लाँ बाग में या फ़लाँ स्टेट बस स्टैंड पे या रेलवे स्टेशन पे दिया था, वो नाम से ही उसको तलाशा जाता है, जो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस जहर में भी मिलावट शुरू हो गई, यानी इस स्मैक में भी इसका भी डेरिवेटिव यहाँ निकाला इन तस्करों में। और उसमें 2 तरह के डेरिवेटिव निकाले गए, जो बिल्कुल जिसमें क्रूड ओपीएम बहुत कम, लेकिन उसमें दुनिया भर की और चीज़ें थीं। एक का नाम है पावर, एक का नाम है झटका। ये जो बाराबंकी और उसके आसपास के लोग हैं, जो खासकर इन्फोर्समेंट से जो एजेंसीज़ में जो लोग हैं, पुलिस में जो लोग हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये पावर और झटका क्या है।
ये उसका सब्स्टिट्यूट है, लेकिन ये नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है। ये सब इसमें ड्रग्स मिलाई हुई हैं। पावर में पैरासीटामोल और एल्प्राजोलैम, ये अलग अलग इसका परसेंटेज है। जो अच्छे से इसको मिला लेता है तो वो वही जानता है कि कितना इसमें पैरासीटामोल मिलाना है और कितना एल्प्राजोलैम मिलाना है, जिससे कि ये स्मैक जैसा नशा दे। इसको भी ये उसी दाम में बेच लेते हैं या उससे कम दाम में बेचते हैं, तो जो ख़रीदने वाला सोचता है कि ये स्मैक हमको कम पैसे में मिल गई है। और दूसरा है झटका, जिसमें पावर के जो ये कंस्टिट्यूएंट हैं इसके अलावा गन पाउडर मिला देते हैं और उसको वो झटका के नाम से बेचते हैं। तो ये काली दुनिया है बाराबंकी में ड्रग्स की, जो बुरी तरह से पूरे देश में बदनाम है। एक जनरेशन को, एक पूरी की पूरी जनरेशन को ड्रग एडिक्ट बनाने में। ये जो मैंने आपको बताया कि इसका हर कंस्टिट्यूएंट, फिर प्रदेश के और हिस्सों में इसके जो कम संख्या में लाइसेंस दिए गए हैं, वहाँ भी ये धंधा बहुत ज़ोरों पर है। और बीच में जब ये बंद हो गया था, लाइसेंसिंग इसकी बंद कर दी गई थी, बिल्कुल बैन कर दिया गया था। लेकिन जो इसके उगाने वाले हैं, जो इसके खेती करने वाले हैं, जिनको इसकी आदत पड़ गई है, ये कहीं जंगल के बीच में ओपीएम को चोरी से उगाते हैं और चोरी से ये एक सीज़न में 500 ग्राम से 1 किलोग्राम तक ये चोरी से क्रूड ओपीएम बना लेते हैं, जो तस्करों को बेचते हैं। इस पे भी बहुत समय समय पे कार्रवाई की गई है। लेकिन वही है कि लोगों की लालच, स्मगलर्स का बहुत बड़ा कार्टेल है ये। इस बीच में जब बंद हो गया, इस बीच इधर भी पिछले 5 सालों से बहुत सख्ती हुई है और निगरानी होती है। अब ड्रोन जब से आ गया है 3-4 सालों से, जो खेती करते हैं कि उसका एरिया ड्रोन से नाप लेते हैं कि क्या 5 बीघे की लाइसेंसिंग में ये 5.5 बीघे या 6 बीघे तो नहीं लगाया है। फिर उनके लाइसेंस निरस्त किए जाते हैं, दूसरे को लाइसेंस दिया जाता है। इस तरह जब शुरू हो गया तो अब ये क्रूड ओपीएम ये बाहर से ले आने लगे। ये मणिपुर और राजस्थान से अब ये क्रूड ओपीएम इनका आने लगा है। राजस्थान से जो ओपीएम आता है वो पाकिस्तान के रास्ते अफ़गानिस्तान से आ रहा है, जो यहाँ अब चूँकि बनाने की एक्सपर्टाइज़ यहाँ पर घर घर में कुटीर उद्योग की तरह बाराबंकी में है। ये क्रूड ओपीएम यहाँ लाके और यहीं वो स्मैक और हीरोइन परिष्कृत करके और वो बेचते हैं। तो बाहर से भी मणिपुर में, उधर नॉर्थ ईस्ट में, उस पार से तमाम जो खेती होती है वहाँ से क्रूड ओपीएम ले आते हैं और यहाँ परिष्कृत करके बना के और फिर उसको बाज़ार में बेचते हैं। तो बाराबंकी का ये जितने दिन भी मैं रहा, इसमें पूरी कोशिश की, बहुत ही सतत प्रयास किया। इसमें जो संलिप्तता थी पुलिस वालों की, उस पर भी बहुत कार्रवाई की। हमारे आईजी जोन सुलखान सिंह साहब उस समय हुआ करते थे। उन्होंने एक डिवाइस निकाली, इस पूरी बेल्ट को, इन 5 थानों की बेल्ट को उन्होंने ओपीएम बेल्ट कहा। उन्होंने कहा कि ओपीएम बेल्ट में साल भर से ज़्यादा कोई भी कांस्टेबल, 2 साल से ज़्यादा कोई भी कांस्टेबल नहीं रहेगा। किसी कीमत पे इनकी रीपोस्टिंग यहाँ नहीं होगी। सब इंस्पेक्टर्स जो रहेंगे उनका भी उन्होंने एक पीरियड निर्धारित कर दिया, क्योंकि जब स्टडी कराई गई तो ये पाया गया कि वहाँ पर 10-10 साल से कांस्टेबल हैं, और जब भी कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल्स या नीचे के इस तरह के कर्मचारियों को किसी ने वहाँ से ट्रांसफ़र करके उस ज़िले के बाहर या उस बेल्ट के बाहर कहीं पोस्टिंग की, तो किंवदंतियाँ तो यहाँ तक हैं कि इन कांस्टेबल्स का इतना प्रभाव है और इतना इनके पास पैसा है कि इन्होंने कंसर्निंग अधिकारी तक का ट्रांसफ़र करा दिया, उसे पनिश करा दिया, अपने पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से, अपने माफिया कनेक्शन की वजह से। लेकिन श्री सुलखान सिंह साहब ने, जो बाद में डीजीपी हुए उत्तर प्रदेश के, उन्होंने इसको इंश्योर कराया। और उस समय फिर ये जो लोकल स्थानीय कनाइवेंस हुआ करती थी लोकल पुलिस की, वो बिल्कुल बंद, तो खैर बहुत मुश्किल है ये कहना कि बंद हो गई होगी। ये सिपाही जहाँ भी आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करके अगल बगल के ज़िलों में आ जाते हैं और वहाँ से अपने कार्टेल को हेल्प करते हैं, जो माफिया है। लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी इस पर अंकुश लगाया और काफ़ी समय के लिए ये धंधा जो अपना पूरी गति से चल रहा था,
उसमें ब्रेक लगा। बाराबंकी की एक आध घटनाएं और होंगी, मैं आपसे रूबरू होऊंगा कल। आज काफ़ी समय हो गया है और उसके बाद फिर मैं बाराबंकी से पुनः एसटीएफ मेरी पोस्टिंग हुई थी और वो पोस्टिंग एसटीएफ की 2 साल की वो बहुत ही इवेंटफुल थी। उसमें बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं उस पीरियड में हुई जिसको मैं आपके साथ साझा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।